नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 8वें अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल के इस वीडियो में स्वर्ण एवं दूसरे कोशिका के मध्य विभेद कैसे उत्पन्न होता है इस बारे में जाने थे। आज हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं से अध्ययन कर रहे हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो दो होते हैं, लसिकाणु और प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं। लसिकाणु किसे कहते हैं? तो यह एक स्वस्थ मानव के ब्लड में पाए जाते हैं। यह कुल WBC वाइट ब्लड सेल का 20% भाग को बनाता है। यह WBC का ही एक प्रकार होता है। इसका निर्माण भ्रूण में थाइमस एवं यकृत लीवर करता है, लेकिन वयस्क मानव में इसका जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा, बोन मैरो तथा लसिका ग्रंथियां करता है। जो लसिकाणु होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है तथा इसका परिपक्वन एवं विभेदन जो होता है बोन मैरो में ही होता है। और यह प्रतिरक्षी रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? तो जो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण है वह भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन एवं विभेदन थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड में जाकर के होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी किसे कहते हैं? तो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, प्रतिरक्षी ग्लोबिन कहा जाता है। और प्रत्येक इम्यूनोग्लोबिन की जो संरचना होती है वह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है, जिसमें से 2 भारी श्रृंखला हेवी चेन होता है जिसे H चेन कहते हैं, तथा 2 हल्की श्रृंखला लाइट चेन होता है जिसे L चेन कहते हैं। ये जो चारों प्रोटीन हो या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिलकर के वाई आकार का संरचना बना लेता है। प्रत्येक श्रृंखला में एक दूसरे के डिसल्फाइड यानी डबल सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, जैसे कि SS बॉन्ड से जुड़ा होता है, और प्रत्येक श्रृंखला में एक भाग स्थिर रहता है तथा दूसरा जो भाग है परिवर्तनशील भाग होता है। और प्रतिरक्षी का प्रत्येक कोशिका एवं उत्तक प्रतिरक्षी का स्थिर भाग से जुड़ता है। यही है श्रृंखला, इस प्रकार से बनता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। जैसे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आप लोग को वहाँ पे C पेप्टाइड, B पेप्टाइड और A पेप्टाइड के बारे में बताया गया था, उसी का है। बोल जा रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। IgG, जिसको इम्यूनोग्लोबिन क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन गामा बोलते हैं। IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, IgM इम्यूनोग्लोबिन मेटा और IgD इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा और IgE इम्यूनोग्लोबिन E। देखिए, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वह 2 प्रकार का होता है। पहला कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, दूसरा तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। बोला जा रहा है कि यह जो अनुक्रिया है वह मुख्य रूप से बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एंटीजन की उपस्थिति में फलस्वरूप बीटा लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी में परिवर्तित होकर के एंटीजन को नष्ट कर देता है, लेकिन इसकी जो सारी सूचनाएं हैं वह मेमोरी कोशिका में संचित हो जाता है। नोट में लिखेंगे कि जो प्राथमिक अनुक्रिया है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, वह धीमी होती है, जबकि जो द्वितीयक अनुक्रिया है वह तीव्र गति से होता है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो यह टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो अपने एवं दूसरे कोशिकाओं को पहचानता है, जिसके कारण किसी बाहरी कोशिका के प्रवेश को यह रोकने का कार्य करता है। कोशिका माध्यित जो प्रतिरक्षा होती है यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वह अंग अंतरोपण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो सक्रिय प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है।
यह जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो रोगाणु या उनसे बने टीकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का कोशिका प्रतिक्रिया करता है और धीमी गति से कार्य करता है तथा एंटीबॉडी उत्पन्न करने में या प्रतिरक्षीकरण में अधिक समय लेता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें मनुष्य या अन्य जंतु के सीरम से पहले से बने एंटीबॉडी को संक्रमित मानव में एंजाइम के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसमें यह प्रतिरक्षण का उत्पन्न कर देता है। बोला जा रहा है कि जो दुग्ध स्रावन है वह अवधि के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ के द्वारा स्रावित दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसमें IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। अभी आप लोगों को कोलेस्ट्रम के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे कि जो माँ के दुग्ध स्रावन जो होता है, जो पहला बार निकलता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें विटामिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और इसमें IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। बोला जा रहा है कि सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी या गर्भवती के दौरान माँ के अपरा के द्वारा IgG एंटीबॉडी बच्चों के शरीर में जाता है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण क्रिया का उपयोग किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में जेम्स फ्रिक्स नामक 8 वर्ष के बालक में चेचक का टीका लगाया था, इसलिए इन्हें टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। और टीका एवं जो टीकाकरण है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने किया था। और मृत, निष्क्रिय या दुर्बलकृत रोगजनक या सूक्ष्मजीव या उससे उत्पन्न बीज की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टीका कहा जाता है। टीकाकरण का जो सिद्धांत है वह प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति मेमोरी के गुण पर आधारित होता है और इसमें स्मृति B एवं T कोशिका टीकाकरण से बनता है, जो रोग जनकों को नष्ट करने में सहायता करता है। प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं? तो टीकाकरण के फलस्वरूप बीटा लिम्फोसाइट्स विभेदित होकर के प्लाज्मा कोशिका एवं मेमोरी कोशिका का निर्माण करता है तथा पुनः प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी में स्थानांतरित हो जाता है और एंटीजन को नष्ट कर देता है। इसी प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। एलर्जी किसे कहते हैं? तो कुछ व्यक्ति किसी पदार्थ विशेष के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसी संवेदनशीलता को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कारक क्या है? तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलर्जन कहते हैं, जैसे कि धूलकण, परागकण, इत्र की खुशबू, ठंडा, गर्मी इत्यादि। ये सभी नॉर्मल टॉपिक्स हैं। इसके लक्षण हैं कि छींकना, आंखों में आंसू आना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी। जब एलर्जी हो जाता है तो ये आते हैं। इसकी क्रिया विधि, तो सर्वप्रथम एलर्जी जो कारक हैं वह एंटीजन की तरह काम करता है और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण शुरू करता है और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर की कोशिका से जुड़ जाता है। इन प्रतिरक्षियों में IGF इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं और एलर्जी मास्ट कोशिका में हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन पादपों को निकलने से होता है। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों का प्रयोग करना तथा एलर्जी कारकों एलर्जन से दूर रहना। अभी के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।